हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं 30 प्लस ऑब्जेक्टिव और जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होगा श्वसन। यानी हम लोग इस क्लास में 30 प्लस ऑब्जेक्टिव को करेंगे और श्वसन का ये चैप्टर है। तो बायोलॉजी का इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में काफ़ी पूछे भी गए हैं। तो ये क्लास इस चैप्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को एकदम अच्छे ढंग से करिएगा। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग अधिक तौर पे VVI क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी कुछ शामिल किया गया है और कुछ क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है ना। अधिक तौर पर एक्सप्लेन करने से होते क्या है, हमारे दिमाग में वो क्वेश्चन अधिक लंबे समय तक टिके होते हैं। अब डायरेक्टली हम प्रश्न उत्तर जान लेते हैं तो बहुत जल्द ही दिमाग से वो हट भी जाता है। तो इसीलिए एक्सप्लेन करने से कुछ नई नई जानकारियाँ भी आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो सबसे पहला इस क्लास का अगर क्वेश्चन देखा जाए तो ये क्या कह रहा है जी, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया जाए और देखिए कह रहा है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। हम सभी तो जानते हैं कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके दौरान हमारे शरीर में क्या बनते हैं, ऊर्जा का निर्माण होता है। और श्वसन एक ऐसा प्रक्रिया है शरीर का जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसी को स्थान मिल सकता है। अगर सांस के अलावा अगर दूसरा काम हो तो भाई थोड़ा टाइम हम लोग ले सकते हैं, लेकिन बिना सांस के हम ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए ये शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसके पीछे कहानी क्या होती है, ऊर्जा की। तो हम ये भी जानते हैं कि श्वसन मुख्य रूप से दो भागों में हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसमें एक का नाम क्या होता है, वायवीय श्वसन और एक का नाम क्या है, अवायवीय। लेकिन पूछ रहा कि उन दोनों में से किस में ऊर्जा अधिक बनेगा। तो भाई ऊर्जा अधिक बनने की कहानी कब होती है, जब हमको ऑक्सीजन अच्छे मात्रा में मिल जाए, हम सांस बढ़िया से ले सके, तभी ना हमारा शरीर में अच्छा से ऊर्जा बनेगा। तो वो कहानी हमारा किस में होता है, वायवीय श्वसन में। इसमें भरपूर मात्रा में हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन का बात रहता है। इसमें भाई ऑक्सीजन का उतना जिक्र नहीं रहता, इसीलिए जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ से उतना ऊर्जा बनेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, A फॉर एप्पल यानी वायवीय श्वसन, ठीक है ना। तो हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा ही गया है। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि पौधों में श्वसन होता है। भाई पौधे भी सजीव हैं, हम भी सजीव हैं, तो पौधा भी सांस लेंगे, लेकिन पौधा के किस हिस्सा से ये श्वसन होगा। ऐसे तो ये क्वेश्चन को हम लोग जानते भी हैं, बड़ा हाईलाइट क्वेश्चन है ना। तो ये क्या होता है हमारा आंसर, पत्तियों में। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं और केवल ओनली फॉर पत्ती ही उसकी सहायक नहीं होगा। पौधे के बहुत सारे हिस्से होते हैं जिनमें थोड़ा ना थोड़ा क्या श्वसन की प्रक्रिया में मदद होती ही है। तो कुछ लोग पत्ती को ही डायरेक्टली मार के आ जाते हैं, लेकिन भाई साहब आप इस बात को जानिए कि कुछ ऐसे भी पौधे होंगे, या पूरी तरह से नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा उनके जड़ भी सहायता करते होंगे, उनके तना भी सहायता करते होंगे। तो उस आधार पे अगर हमारा आंसर होना चाहिए तो ये क्या होगा, इनमें से सभी। समझ में आ रहा है क्या। लेकिन अधिक तौर पर अगर बात की जाए कि अधिक तौर पर पौधा में श्वसन की दर्जा किसको दी जाती है, तो हम लोग आंसर मारते हैं पत्तियों में। तो भाई यहाँ पर दो आंसर हमको लग रहे हैं कि होने चाहिए और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2021 में। तो ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप अपने हिसाब से क्या आंसर देना चाहेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा इस पर हम लोग अगर डीपली बात करते हैं तभी बात भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताइएगा, आप अपना विचार इस पे दीजिएगा। हमको यहाँ दो आंसर लग रहे हैं, इसीलिए हम इस पर कन्फ्यूजन कर सकते हैं। किसी एक को सपोर्ट करेंगे तो दूसरा वाला पे आप सवाल खड़ा करेंगे, इसलिए पहले आपका राय जानेंगे तब हम अपना विचार देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। श्वसन तंत्र समझ रहे हैं क्या, हमारे सांस लेने से संबंधित जो जो हिस्से होंगे, जो जो सहायक होंगे, जैसे नासिका है, लैरिंग्स है, स्वर यंत्र है, फेफड़ा है,
इन सबसे संबंधित में कौन ऐसा बीमारी है भाई जो होगा? तो हम लोग बचपन में ही इस बीमारी का नाम कभी ना कभी सुनी होंगे। घर पर लोग बोलते थे इसको कि बोलते थे ना कि ये निमोनिया का पेशेंट है, मतलब निमोनिया का ये मरीज है। तो ये निमोनिया क्या होता था सर? उस टाइम तो हम लोग को बुझाता नहीं था, लेकिन हमारे श्वसन तंत्र का भाग होता है क्या, फेफड़ा, ये क्या होता है, इस बीमारी से प्रभावित होता है। मतलब निमोनिया जो रोग होता है, इसके जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, फेफड़ा को संक्रमित कर देते हैं। इस क्रिया में फेफड़ा में कुछ सूजन सा होने लगता है और सांस लेने में क्या होती है, हल्का नहीं होता, आदमी हांफने लगते हैं या कुछ आवाज़ें आने लगता है सांस लेते टाइम। तो लोग घर पे बोलते भी हैं, हम लोग जब सोएंगे ना तो हांफेंगे पूरा तेज़ी में। तो माता पिता बचपन में हम लोगों को देखकर उनको पता हो जाता था कि इसको निमोनिया का ही बीमारी हुआ है, दवाई कराते थे, अच्छा हो जाता था। तो इसीलिए ये श्वसन तंत्र के संबंधित बीमारी का नाम क्या है, निमोनिया। इस बीमारी में कौन अंग हमारा प्रभावित होगा, फेफड़ा। और ये किस सूक्ष्म जीव से होता है, तो आप नाम दे सकते हैं बैक्टीरिया या वायरस, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आ गई मछली जी। समझ में आ रहा है क्या मछली वाला कहानी? वो कविता याद आ रहा है ना कि मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, लेकिन जिस पानी में मछली रहती है उसी पानी से ये सांस ही ले लेती है। इसीलिए आंसर हमारा बनना चाहिए क्या, ये सांस लेने की प्रक्रिया पहले होता कहाँ से है। छोटा सा हम लोग पीछे चलते अपने बचपना में, तो मछली को कभी घर पे किसी को आता था तो लोग जांच करते थे, उसका मुंह के पास में कुछ गलफड़ा या गिल्स होता है। हम लोग उसी को देखकर पता करते थे कि मछली ताज़ा है कि मछली खराब हो गई है। अगर उसका गिल्स अधिक गहरा लाल होता था तो हम लोग को पता होता था कि भाई ये मछली ताज़ी है। लेकिन गिल्स अगर उसका क्या होता था, थोड़ा ब्राउन भूरा हल्का काला टाइप का, तो कहते थे मछली खराब है। ये उससे पता चलता था, क्यों? क्योंकि वही है जो मछली के पूरे शरीर में पहला स्थान लेता है क्या, सांस लेने के लिए। और सांस तो चाहिए ही जिंदा रहने के लिए। इसीलिए कहानी हो जाता है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, क्योंकि उसी पानी से वो तो क्या करती है, सांस लेती है। तो इसके पीछे कहानी किसकी होती है, उसकी गिल्स की। और एक मछली में हमें देखा जाए तो 2 गिल्स होते हैं ना, जो उसके मुंह में अगल बगल रहते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखा जाए कि मछली काहे जल की रानी थी, क्योंकि उसी जल में से ये घुलित अपना ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती थी। अगला है कि खुला परिसंचरण तंत्र। ये तो हमारा क्वेश्चन परिवहन तंत्र का है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। ये शायद आप लोग को पता भी होगा, शायद पता क्या कहते होंगे, कॉकरोच या क्या। इसको श्वसन चैप्टर में हमने टाइप के हिसाब से आ गया है। चलिए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन कर है कि अस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ये अस्टोमेटा अंग्रेजी वर्ड है ना। अस्टोमेटा अपने आप में कौन सा वर्ड है, अंग्रेजी वर्ड है। इसको हम लोग कभी कभी रंध्र के नाम से भी सुने होंगे जरूर कहीं ना कहीं। और यही वो क्या कहते थे जी, यही वो रंध्र है जिससे पौधे क्या करते थे, सांस लेते थे। अभी सांस लेने पर वो क्वेश्चन पीछे छोड़े हैं ना, पत्तियों में या इनमें सभी। तो देखा जाए क्या आप लोग उसका आंसर दे रहे होंगे। चलिए देखिए, तो रंध्र यानी अस्टोमेटा, तो इसके खुलने और बंद होने का, क्योंकि जो भी पत्ती होती है उसी में ज़्यादातर श्वसन की बात होती है, पत्तियों से ही पौधा सांस लेते हैं। तो उसके खोलने और बंद होने का कंट्रोल कौन करता है भाई? देखिए, ये होती है द्वार कोशिकाएं। मतलब रंध्र के चारों तरफ ये द्वार कोशिकाएं इसको क्या रहती है, घेरी रहती है। समझ रहे हैं, रंध्र के चारों तरफ ये द्वार कोशिकाएं घेरी रहती है। ये ही अपना आकार में बदलाव करती है। तो इसी से रंध्र खुलते हैं और फिर क्या होते हैं, बंद होते हैं। तो उसी के मदद से हमारे ये रंध्र का कहानी चलता है। तो भाई द्वार कोशिका अगर मना कर दे कि चलो रंध्र मत खोलो, तो ये नहीं खुलेंगे। ये बॉडीगार्ड की तरह है, कह देगा कि रंध्र बंद हो जाओ अभी, तो फिर अभी बंद हो जाएगा। तो इस तरह से द्वार कोशिकाएं जो हमारी है यही क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं किनको, तो रंध्र को खुलने और बंद होने का। अरे ये तो मच्छर भाई साहब
रात को कह रहा है कि वीडियो मत बनाइए, मारेंगे इसको भी। ये खिसिया गया है मेरे ऊपर, कह रहा रात के काहे वीडियो बना रहे हैं। अब दिन भर देखिए, दिन भर पहले तो क्या होता है सिस्टम में, एक तो पहले ऑफलाइन क्लास को पढ़ाइए, और क्लास पढ़ाते पढ़ाते थक जाना भी होता है भाई। आजकल लगभग 6 घंटे क्लास हो गए हैं, आप देख सकते हैं ऑफलाइन की क्लास में। ऐसे तो जो लोग जुड़े हैं वो तो जान ही रहे हैं, सुबह 6 बजे से कहानी शुरू हो जाती है, लगातार क्लास, उसी में कभी कभी गैप भी होता है खाने पीने के लिए भी। अब दिन भर पढ़ाने से ना थकान जैसा हो जाता है। अब रात को समय मिलता है तो इस टाइम पर हम लोग अपना ये कार्य कर रहे हैं, जो इस टाइम भी हम लोग पढ़ाने से ही संबंध में लगे हैं। तो किसी किसी को हो जाता है उस काम से इतना प्रेम स्नेह दुलार हो जाता है कि उसको काम करने में क्या होता है, मज़ा आता है। और हमको बस यही लगता है कि अगर आपको किसी काम को करने में मज़ा आता है ना, तो भाई आप तो आधा पहले से ही सक्सेस हो गए हैं। तो इस तरीक़ा से इस काम को करने में हमको मज़ा आता है, तो टेंशन ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, कभी कभार गैपिंग ले लेते हैं, क्या करिएगा, थकान भी है। तो देखिए इधर, अभी समझिए कि सर्दी हुआ एकदम, बार बार हम सांस खींच रहे हैं, सर्दी हो गया है। और कल तो ऐसा हुआ था कि बुखार भी एकदम पूरा लग गया, लेकिन फिर भी अपना काम पे हम लोग आ ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ आने पे आधा तबीयत ठीक हो जाता है। ये क्वेश्चन देखिए 18, 20, 22 में आया है ना, कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होगा भाई। ये तो हम लोग अभी बात ही कर रहे थे कि पत्तियों में पाए जाते हैं स्टोमेटा या रंध्र। यही गैसों का क्या होता है, लेन देन होता है, O2, CO2, ये सब कहानी अपना होते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझें। आगे क्या कह रहा है जी, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है। ध्यान रखिए, श्वसन का अंतिम उत्पाद मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं, एक इंसान है भाई साहब, ये सांस लिया, इसने सांस को लिया, तो इसके अंदर जो जाएगा ये ऑक्सीजन, तो ये होता क्या है कि भोजन हम लोग जब करते हैं तो भोजन के दौरान हमको ऊर्जा मिलता है, तो उसमें ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, इनके बीच ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। इस ऑक्सीकरण के प्रक्रिया में होते क्या हैं, ग्लूकोज होते हैं भाई साहब, समझ रहे हैं। ये ग्लूकोज जी कौन, C6, H12O6, ये हमारे भोजन के ग्लूकोज जी ऑक्सीजन से क्या करेंगे, रिएक्शन, और रिएक्शन करने के बाद ये होंगे विखंडित, टूटेंगे। तो टूटने के बाद वहाँ पर क्या क्या बनता है, याद आ रहा होगा, पानी भी होता है, इसमें CO2 भी बनता है, इसमें ऊर्जा भी बनता है। ये श्वसन का अंतिम उत्पाद का कहानी है कि फाइनल रिजल्ट हमको जो मिलता है वो CO2 मिलता है, H2O भी मिलता है, और साथ में हमको ऊर्जा भी मिलता है। यानी कभी कभी यहाँ से पूछ देता है कि श्वसन का एक समीकरण दे दीजिए, श्वसन के संपूर्ण प्रक्रिया का एक क्या दे दीजिए, समीकरण। क्योंकि हमें पता है ना कि श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है, भोजन का पचना भी रासायनिक प्रक्रिया है। तो इसमें क्या होता है समीकरण, अगर देखा जाए तो C6H12O6 प्लस ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग संतुलित के लिए रख देते हैं। और क्या क्या उत्पन्न होता है भाई, तो इसमें CO2 भी उत्पन्न होंगे, H2O भी उत्पन्न होंगे, और प्लस में ऊर्जा भी बनेगा। तो आप लोग इसको संतुलित कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर रख लीजिएगा जो रखना होता है, 6 शायद रखते हैं हम लोग। तो ये है श्वसन का एक तरह से संपूर्ण रासायनिक प्रक्रिया का कहानी। तो अंतिम उत्पाद में क्या है, ये है ना, अंतिम उत्पाद में, तो वही बात है हमारा D फॉर डॉग, यहाँ पर आंसर होगा D फॉर डॉग। चलिए कोई बात नहीं, कह दी इसी में। आगे देखिए क्या कह रहा है, अगला करें कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। ये भी क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, ये भी है परिवहन का। टाइपिंग में देख ही रहे, ये कुछ हमारे अलग अलग किताब में इन चैप्टरों का बंटवारा अलग अलग है। किसी चैप्टर में देखिएगा तो जैव प्रक्रम में ही श्वसन को भी रख दिया है, परिवहन को भी रख दिया है, उत्सर्जन को भी रख दिया है। अभी हम लोग भारतीय भवन के बुक में देख रहे हैं तो अलग अलग डिवाइड कर दिया है, तो कुछ क्वेश्चन एक दूसरे के साथ मैच कर दे रहा है। तो ये हम लोग क्वेश्चन परिवहन का है। अब यहाँ पर भी इसको जिक्र कर दें, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, पता है क्या, कोशिका झिल्ली जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, आए वो कोशिका भित्ति था जो सेल्यूलोज का बना होता था। तो ये कोशिका झिल्ली एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा माइनर क्या होते हैं,
तो इसको ऐसे बना रहे हैं, समझिए। इसको समझने के लिए हम कुछ ऐसी रचना कर रहे हैं। देखिए, तो ये तो इतना बड़ा बड़ा छेद हमने किया है, ये अपना खूब छोटा एकदम, समझिए जो आटा वाला चलनी नहीं होता है मानने के लिए। अब क्या करिएगा, इतना बड़ा छेद नहीं होता उसमें, लेकिन हमने मान लिया। तो इस कोशिका झिल्ली कहानी क्या होती है कि इसमें जो घुलने वाले पदार्थ है ना, बहुत छोटे छोटे कण, ये जा सकते हैं आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़े कण होते हैं, उन कणों को ये रोकता है। ये रोकने से फायदा भी इसकी है, जो आवश्यक पदार्थ हैं, अनावश्यक पदार्थ हैं, तो ये कोशिका में आने जाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये अपने आप में कैसे झिल्ली है, अर्धपारगम्य, मतलब पूरा पूरा पदार्थ नहीं जा सकता, लेकिन कुछ जा सकता है। ऐसा भी नहीं कि 100% जा सकता है, बीच बीचवा का है। जैसे आप पढ़े हैं ना, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, तो ये पारभासी जैसा है, ना तो पूरा जाने देगा और ना ही बिल्कुल नहीं जाने देगा, बीच बीच का दूध भात इसका है, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से ये कहानी हमारी कोशिका झिल्ली की है। उधर का क्वेश्चन था, यहीं पर हम लोग जिक्र कर दिए। चलिए आगे क्या करें, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। ध्यान रखिए, हम लोग जो सांस ले लेते हैं तो भाई अंदर ग्रहण किए, फिर सांस छोड़ेंगे, तो जब छोड़ते हैं तो कौन सा गैस छोड़ते हैं, ये तो आप लोग खुद ही बता देंगे, इसमें क्या टेंशन है, बता सकते हैं ना। इसको कमेंट मारिएगा, आप इहो नहीं बताएंगे, आप लोग बताइए, ये तो और ही आसान है, ये तो हम सब लोग जानते ही हैं। अगला क्या कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होगा। लीजिए, जिस पर चर्चा हो ही रहा था कि जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये पूरी तरह से ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन से जब संयोग होगा तो क्या बनेगा, बताइए, ये कह रहा है। तो ये बात तो हम लोग पहले भी चर्चा कर लिए हैं कि जब ये टूटेगा तो CO2 बनेगा, H2O बनेगा, ऊर्जा बनेगा। ये ऊर्जा किस रूप में बनता है भाई, तो वो भी हमें पता है कि ये ATP के रूप में बनता है। अब वही ATP जिसको हम लोग बहुत पहले पढ़े हुए थे, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, याद आ रहा है क्या। तो इस तरीक़ा से अगर हम देखते हैं तो भाई साहब, तो इहो है, ऊर्जा भी है, इहो है, तो इस तरह से तो D फॉर डैडी हो जाएंगे हमारे। लो भैया, ग्लूकोज पूरी तरह से जब टूटेगा तो ये सारे लोग आ जाएंगे। इतना इसमें क्या टेंशन, टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को है। उन लोगों को देने को है जो कहते थे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, है ना। उन लोगों को टेंशन देना है जो हम लोगों पर क्या नकारात्मक भाव रखते हैं, इसी लोगों के हम मेहनत से हम लोग टेंशन देंगे। देखिए, कुछ लोग बदला जो होते हैं वो बदले की भावना पर ही ध्यान रखते हैं। हमारे समाज में भी वही रूल है कि कोई ईंट फेंकता है तो तुम उसका जवाब पत्थर से दे दो। लेकिन जब हम लोग शिक्षित हो जाएंगे तो थोड़ा बहुत सोचने लगते हैं कि अगर कोई कुत्ता हमको काट दे और हम भी कुत्ता को काट दें, तो फिर हमें और उसमें अंतर ही क्या रह जाएगा, क्योंकि वो भी जीव, वो जानवर और हमारे भी जीव, तो मेरी लेवल तो कुछ अलग होनी चाहिए। तो वो थ्योरी अब बुझाने लगते कि नहीं भाई, तो ये थ्योरी को हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। हम लोग अपनी बदला कुछ अलग तरीक़ा से लेते हैं। मतलब कैसे, समझदार इंसान वे नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वे नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान तो वे होता है ना जो फेंके हुए ईंट से अपना महल तैयार कर लेता है। मतलब जो कुछ भी उसको दुख मिली हुई रहती है, जो कुछ भी उसको समस्याएं आई हुई रहती है, उसको अपना ढाल बना लेता है और खूब मेहनत करके एक दिन ऐसा इंसान बन जाता है कि लोगों को लगने लगता है कि वाह क्या व्यक्ति है। अब तो उसको छूने का भी सोचना, छूने के भी लोग तरसने लगे कि अरे बाप रे इतना बड़ा व्यक्ति बन गया। कल तक तो ये हमारे एरिया में ही था, आज तो इसके पास जाने के लिए भी परमिशन लेना पड़ रहा है। तो ये वक्त है जनाब, समय बीत जाएंगे लेकिन चेहरा याद रख लेता है ना। तो चलिए, कभी कभी आ जाती है मन की बातें जो होते हैं, क्योंकि हम लोग जब इस फील्ड में आए, पढ़ाने वाले फील्ड में, तो बहुत सारा झेलना पड़ा है। आज भी बहुत सारे सीखते रहते हैं, ये तो सीखना ही है। तो जब हम लोग पढ़ाने चले तो लोग बोलते रहे कि ये लोग यंग लोग हैं, क्या पढ़ाएगा। थ्योरी देते रहते थे, क्या चीज़ का, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, बार बार। मतलब हम लोग जिस
अपने शहर में पढ़ाना शुरू किए, उस टाइम बहुत सारे शिक्षक लोग थे जिनका हम भी सम्मान भी करते हैं, आदर भी करते हैं, लेकिन थ्योरी वो लोग का हमेशा, जो बाहरी लोग भी थे और जो शिक्षक लोग भी थे, जो कि हम लोग का वो हीरो थे, लेकिन उनके अंदर भी कुछ अहंकार थी इस बात का कि हम लोग ओल्ड हैं तो हम ही लोग गोल्ड हैं। लेकिन और भी आसपास के समाज के भी लोगों का वही थ्योरी था कि अरे वो लोग तो नया नया है, यंग लोग है, क्या पढ़ाएगा। लेकिन भाई साहब, मेहनत अगर किसी के अंदर रहे तो मेहनत से क्या पता, ये यंग है तो क्या हुआ, इसकी मेहनत तो इसे डायमंड भी बना सकती है। जब ओल्ड इज गोल्ड हो सकता है तो यंग डायमंड क्यों नहीं हो सकता है अगर मेहनत करेगा तो। और सचमुच में वैसा धीरे धीरे होने भी लगा है। तो ये मेहनत है, ये उम्र नहीं देखता, ये आपके परिश्रम को देखता है, ठीक है ना। तो इतना समय ले लिए, क्षमा चाहते हैं आप लोग को। अब मन की बातें थी तो क्या करें, उसको दबा के तो रखेंगे नहीं ना। जिसके ऊपर बीतता है ना भाई, वो कहीं देता है। तो चलिए आइए थोड़ा सा इधर हम बात कर लें। निम्न में कौन मानव श्वसन तंत्र का प्राथमिक भाग है? लीजिए, सांस लेने की बात कर रहा है। सांस लेने में सबसे प्रमुख भाग, सबसे प्राइमरी हिस्सा किसको कहा जाएगा? तो ये हमारे हिस्सा जानते ही हैं, क्या है? फेफड़ा है। ये वही फेफड़ा है जो श्वसन क्रिया में क्या करता है भाई, वायुमंडल से हवा नासिका तक आएगी, नासिका से ये लैरिंग स्वर यंत्र हो जाएगा फेफड़े के पास, वहाँ पर इसके वायु कोशिका होते हैं, वहाँ से ये छनन होता है, फिर ब्लड के अंदर हृदय के पास, ये बहुत सारा प्रक्रिया है। तो सबसे ज़्यादा महत्व अब नासिका और लैरिंग्स ये लोग हैं ही, कंठ भी है, लेकिन प्राथमिक भाग, प्राथमिक मतलब समझ रहे हैं, ये तो नासिका के कह रहे हैं, नासिका के पास भी हवा आता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मेन हेड मालिक कौन है भैया? तो ये हमारा फेफड़ा है। अगर सोचने के मुताबिक सोचे तो लग रहा है कि नाके न सर पहली बार आ रहा है, तो ये कोई, इसको श्वसन अंग में हम मेन भाग नहीं कह सकते, है उसका सपोर्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका महत्व है? तो वो हमारा फेफड़ा का है ना। इसीलिए नहीं तो तर्क के आधार पे तो आप कुछ हुए आंसर मार दीजिएगा। मेढक भैया कैसे सांस लेते हैं? चलिए आगे, फ्रॉग जी ये कैसे सांस लेंगे? इनमें कहानी यह है कि जब ये अपने भगवान से मांग रहे होंगे सांस लेने के लिए, तो इनके भगवान इनको 2 ऑप्शन दे दिए कि बोलो कौन लेना चाहते हो। अब इनके मन में आया कि लालच के देखिए ना, हम थोड़ा दोनों लेंगे, हमको दोनों दे दीजिए। तो कहेंगे लो भैया, तुम्हारे मन में लालच आ गया। तो ये क्या करता है, जब ये भाई साहब पानी के अंदर रहता है तो ये त्वचा से ही अपना सांस ले लेगा। जब ये पहुंचता है धरती पर, माने हवा की उपस्थिति में आता है, तो ये फेफड़ा से सांस ले लेता है। तो इसीलिए ये हमारे ए और बी, इनका नाम ही हो जाता है क्या? उभयचर प्राणी। समझ रहे हैं ना, ये दोनों जगहों पर अपना जीवन यापन कर सकता है, दोनों जगहों पर ये सांस ले सकता है। इसीलिए इसके पास ऐसा आशीर्वाद मिला है। हम लोगों को तो एक ही आशीर्वाद है, हवा में हम लोग सांस ले पाएंगे, पानी के अंदर जाएंगे तो दम घुट जाएगा और मारे जाएंगे, ठीक है ना। ये तो भैया हीरो बन जाता है, कभी कभी पेव पेव बोलने लगता है बारिश के दिन में। ट्रैकिया, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? क्वेश्चन आ गया कि ट्रैकिया, नाम सुने हैं ना, श्वसन के हिसाब से ट्रैकिया होते हैं, फेफड़ा होते हैं, गिल्स होते हैं, ये श्वसन की प्रक्रिया में बटे थे क्या? तो ये किसके लिए थे भाई? कीड़े मकोड़े, कीटों के लिए। कीटों का प्रमुख श्वसन अंग है। तो उस कीटों में कॉकरोच को भी रखा गया था, याद आ रहा है क्या? तो ये कॉकरोच का प्रमुख श्वसन अंग है कौन? ट्रैकिया। तो ट्रैकिया से यही भाई साहब सांस लेते हैं क्या जी? आगे बढ़िए। मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है। देखिए कह रहा कि मनुष्य में जो श्वसन है उसका वर्णक, वर्णक माने रंग। तो हमको ये पता चला कि सांस के साथ रंग के साथ संबंध दिखा रहा है। तो हम लोग के सांस लेने का मतलब क्या? हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता कैसे भैया? हीमोग्लोबिन से जाता है। और हीमोग्लोबिन की कहानी कहाँ से शुरू होती है? आरबीसी से। तो आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो भाई इसका संबंध तो हीमोग्लोबिन से होना चाहिए ना। ये श्वसन वर्णक या रंग कहें तो इस रंग की कहानी हीमोग्लोबिन से है। हीमोग्लोबिन का ही तो कहानी है कि खून लाल हो जाता है। समझ रहे हैं? अगर यही बात पूछता कि पौधे में, यहाँ पर अगर पौधा लगा देता
क्या लगा देता है जी पौधा, तो ये कहीं ना कहीं क्लोरोफिल वाला कहानी हो जाता। समझ रहे हैं, ये पौधा के लिए क्लोरोफिल हो जाएगा, रंग की बात हो रही है तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि रंग की बात करेगा मनुष्य के सांस से संबंधित तो वही हो जाएगा। ये कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। हम लोग जानते हैं कि श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, तो जब अनुपस्थिति होता है ना तो उस टाइम ये हमारा किण्वन की प्रक्रिया होती है। याद आ रहा होगा ना, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ये इथेनॉल बनता था, किण्वन वाला सिस्टम। तो यही बात यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए भाई, अनुपस्थिति रहनी चाहिए, तब जाके इथाइल अल्कोहल का कहानी हमारा बनेगा। किस विधि द्वारा, तो वही है किण्वन, जिसमें बात हुई थी ईस्ट वाला, याद आ रहा है, ईस्ट था, उसमें खमीर जो खाद्य पदार्थ वाली बात हो रही थी। तो इसमें पूरा ऊर्जा नहीं बनेगा भाई, इसमें ऊर्जा की मात्रा कम होगी, ये प्रक्रिया ही किण्वन है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन की क्या रहेगी, इसमें अनुपस्थिति रहेगी। ये वाष्पोत्सर्जन इसका नहीं है, उत्सर्जन चैप्टर का है। ये निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, क्या रहती है भाई, CO2, O2, पायरुवेट, नाइट्रोजन। तो हम लोग जान ही रहे हैं, सांस हम लोग जब लेते हैं तो O2 और छोड़ते हैं तो CO2। इसी प्रक्रिया से मनुष्य और पौधा एक दूसरे के चक्र में क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं, है कि नहीं। पौधा देंगे O2 और मनुष्य देगा CO2, तो ये चक्र हमारा बंधा हुआ है, इस चक्र में हम लोग जी रहे हैं। अगर इसमें से किसी का जीवन काल को संकट में डालना है तो किसी एक पर अटैक करिए, पौधा पे अटैक करिएगा तो मनुष्य का जीवन संकट में आ ही जाएगा, क्योंकि इनको ऑक्सीजन बढ़िया से नहीं मिलेगा, इनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। मनुष्य को अटैक करेगा तो पौधा मान लीजिए कि जी भी लेगा, क्योंकि उसको CO2 चाहिए। CO2 वायुमंडल में भी बहुत सारा है, लेकिन पूरा मनुष्य को नहीं। ये नहीं करेगा कि मनुष्य को ही ख़त्म कर दिया जाए। देख रहे थे कहानी, ये क्या है जी, CO2 की गैस वायुमंडल में CO2 कितना % है, ध्यान रखिए, वायुमंडल की बात कर रहे हैं ना, तो ये कहानी होनी चाहिए 0.03%। ये बहुत कम मामला इसकी है, अधिक मामला किसकी थी, नाइट्रोजन गैस की थी ना। कितना तो बता रहे थे आप लोग, हाँ 78% शायद कह रहे थे। और ऑक्सीजन भाई साहब कितना था, बोलिए 21%। चलिए ठीक है, और भी बहुत सारे अदर भी गैस होंगे जिसमें आर्गन, नाइट्रोजन का हीलियम, नियॉन, अक्रिय गैस भी कुछ होने चाहिए ना। तो बहुत सारे गैस है, कितना है भाई 0.03%। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है, अब ये बता रहे थे ना, दही के जमने में बात हो रही थी ना कि इसमें कुछ ईस्ट की प्रक्रिया होती है, कुछ जीवों वाली, सूक्ष्म जीवों वाली ये रिएक्शन है, इथाइल अल्कोहल वाला। तो यहाँ पर बता दीजिए क्या होना चाहिए, तो किण्वन होना चाहिए। इसको हम लोग ज़्यादा क्या समझ दें। कीटों का प्रमुख श्वसन अंग कौन है प्रभु, अभी हमने पीछे बात किया कि हमारा ट्रैकिया है जो कीटों का प्रमुख श्वसन अंग है। अब जिन पर एक्सप्लेन करना है उसी पर न बात करेंगे। कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं बताइए। कोशिकीय ईंधन, ईंधन की बात आ रही है, कोशिका का पावर हाउस की बात नहीं आ रही है, कोशिकीय ईंधन। तो कोशिकीय ईंधन है ही कौन जी, जहाँ से हमको शरीर को भी ऊर्जा मिलेगा। हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है। आज भले ही हमारा शरीर ट्रिलियन कोशिका हो गया, लगभग 30 ट्रिलियन कोशिका का ये शरीर है। समझ रहे, ट्रिलियन बहुत बड़ी राशि होती है, बिलियन के बाप दादा का नाम है ट्रिलियन। तो लगभग मान लीजिए कि 30 ट्रिलियन के आसपास ये हमारा शरीर बन गया। जन्म लिया होगा तो 1, 2, 3 करता हुआ आज इतना बन गया। तो इन कोशिकाओं को ईंधन चाहिए ना, तो इनका ईंधन क्या है, ऊर्जा, ग्लूकोज से। ये वही ग्लूकोज है जो ऑक्सीजन से क्या होता है, टूटता है। तो यही जो ATP बनता है, यहीं से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है। तो हम समझ गए कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहेंगे। आज हमारा बॉडी इतना बन चुका है कोशिकाओं से। चलिए आज देखिए इधर क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ होती है भाई, पूरी तरीका से। अवायवीय, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की बात हो रही है, बता दीजिए। ऑक्सीजन की क्या होती है, अनुपस्थिति। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि कोशिका द्रव्य नहीं, उधर तो आंसर में हम चले गए। देखिए
हम वहाँ पर मेरा दिमाग कुछ और कहना चाहता था, अब आंसर में आ गए। चले ना, इसको आप लोग अब क्या जिक्र करें, इसका आंसर आप समझ ही गए होंगे, इसका कमेंट मारिएगा ना। हम सोच रहे थे कुछ और बोला गया, आंसर ही आस पास। देखिए वायवीय और अवायवीय, तो एक था ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो दोनों में से दोनों का अपना अलग अलग जगह है, लेकिन एक का हमने बात ही कह दिया। चलिए है देखिए, कोशिका, किसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं? पिछला वाला कमेंट दे दीजिएगा अपना हिसाब से, किसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं? तो पावर हाउस हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है। पावर हाउस क्या है जी? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है। यहीं पर हमारे एक तरह से कहें तो वायवीय श्वसन की कहानी यहाँ पर हो सकती है भाई। ये अवायवीय की बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि पिछला बार अभी चर्चा हुआ था। तो कोशिका का ऊर्जा घर है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका में बहुत सारा क्वेश्चन आता है ना। कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री आता है, आत्महत्या की थैली आता है, याद आ रहा है? लाइसोसोम है ना, वो 9th में भी हम लोग पढ़े थे। ये क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा देखिए तो, श्वसन क्रिया में निम्न में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? लो प्रभु, श्वसन क्रिया में हम किस गैस को ग्रहण करेंगे? ये तो हमको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो सब कोई जानता है कि सांस लेने के लिए क्या करते होंगे। पौधे का प्रमुख श्वसन अंग कौन है? देख लीजिए, अब हमको लग रहा है कि जब प्रमुख श्वसन पूछ दिया तो हमें कहना चाहिए इसकी पत्ती। क्या कहना चाहिए? इसकी पत्ती। एक क्वेश्चन पर हम लोग का डाउट हुआ था भैया, तो वहाँ हम इसीलिए छोड़े थे। आज देखिए जी कह दिया ना अभी प्रमुख, तो प्रमुख के लिए हम पत्ती मार दिए, बाकी पर हम चर्चा आगे करेंगे। अगला समझिए, अभी हमारा ठीक है, हम बात, मोबाइल कॉल आ रहा है तो थोड़ा सा बोल दे रहे हैं, ठीक है ना? हाँ हेलो। हाँ नमस्कार, बोलिए। अभी बात करना है राजू सर से, थोड़ा करवाइए ना, अभी हम थोड़ा क्लास ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग क्लास कर रहे हैं। ठीक ठीक। चलिए आगे देखिए जी, एक कोशिकीय जीवों में श्वसन क्रिया कैसे होती है? भाई साहब इनका तो समझ रहे हैं क्षमता कितना है, एक कोशिका का। अब बहुत सारे ऐसे जीव होंगे एक कोशिकीय, नाम तो सुने ही होंगे हम लोग। अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, कुल नाम सुने हैं क्या? क्लेमाइडोमोनास है। ये कुल ऐसे जीव हैं जिनके शरीर की कहानी एक कोशिका से चल रही है। तो एक कोशिका वाले भैया लोग के पास उतना फेफड़ा, नाक, ये कुल तना ना होते होंगे। इनके अंदर क्या होता है? विसरण प्रक्रिया। और ये विसरण प्रक्रिया कैसे होती है? कोशिका झिल्ली से। अभी तो बात हो ही रही थी, कोशिका झिल्ली जिसमें कुछ चीज़ें जा सकते हैं आर पार, कुछ चीज़ें नहीं जा सकते। तो कोशिका झिल्ली से इनकी कहानी पूरी होती है सांस लेने की। इस कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होता है? विसरण का प्रोसेस, रिस के जाना। रिस के समझते हैं, कुछ चीज़ें पानी की तरह ऐसे केमिकल जैसा रिस के जाना आना। तो ये कहानी इसमें चलती है। ये मत समझिएगा कि हो नाक से फेफड़ा से खूब सांस खींचता होगा, ऐसे कैसे करेगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निःश्वास में निकली वायु में किसका प्रतिशत बढ़ा रहता है? ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। सांस जब हम छोड़ेंगे तो कौन सा चीज़ का ज़्यादा प्रतिशत बढ़ा रहेगा? तो भाई साहब हम तो पहचानते हैं, सांस जब हम छोड़ते हैं तो CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी। जैसे सांस लेते हैं तो लगभग लोग बोलते हैं कि 0.4% का कहानी होता है सांस लेने में, CO2 खींचते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे ऑक्सीजन गया शरीर के अंदर, वहाँ ऊर्जा का कहानी बनी, वहाँ पर ATP बना, CO2 फिर बना, और जब बाहर निकला तो बाप रे ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 4% के आसपास ये बाहर निकलेगा। कौन? CO2 भैया, समझ रहे हैं ना? सांस जब खींचे हम लोग एकदम तो बहुत कम ही निकला, लेकिन जब छोड़ रहे हैं तो लगभग इतना % चल जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, CO2 कहीं ना कहीं ज़्यादा मात्रा में निकलेगा जब सांस छोड़ेंगे। तो ये श्वसन की प्रक्रिया में क्या होते हैं? ये जो खाद्य पदार्थ, जो भोजन हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, तो ये क्या होते होंगे? ये तो जाहिर सी बात है कि इनका विखंडन, टूटना, क्योंकि भोजन का पचना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसमें हमारे भोजन वाले भैया लोग ये क्या होते होंगे? टूटते होंगे।
मतलब कहा जाए तो यहाँ पर किण्वन का भी बात आ रहा है, लेकिन हम अपघटन कहेंगे, टूटना वाला कहानी। इसमें खाद्य पदार्थ की कहानी क्या होगी, टूटेगी। किण्वन भी होता है लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और श्वसन तो हम कह सकते हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की बात होगी, उपस्थित होना चाहिए। हे में अनुपस्थिति की बात होती है, तो हम कहेंगे कि इसमें टूटेगा, अपघटन होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किण्वन क्रिया पाई जाती है, इस पर हम चर्चा किए थे। किण्वन की क्रिया किस में होती है, ईस्ट में होती है। ये हमारे व्यापार तौर पे, बिजनेस तौर पे फायदेमंद भी होते हैं ना। बहुत सारे फलों में जो ये सब किण्वन कराई जाती है, तो यहाँ से अम्ल का भी निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, ये किण्वन प्रक्रिया बड़ी फायदेमंद होती है, इसको हल्का में नहीं लेना है। ये सूक्ष्म जीवों की कहानी है, इसमें सूक्ष्म जीव का ही कहानी बनते हैं। किस पौधा में रंध्र ही नहीं होता, लो इहो कहानी है क्या। किस पौधा में रंध्र ही नहीं होगा, तो अब सांस कैसे लेगा सर जी। पौधा तो मुख्य रूप से पत्तियों के रंध्र से सांस लेता है, और कोनो पौधा में रहबे नहीं करेगा। ये कौन पौधा है सर, ये है हाइड्रिला। ये हाइड्रिला एक जलीय जीव है, माने जलीय पौधा है, सॉरी ये जलीय पौधा है। हाइड्रिला एक जलीय पौधा है, ये जल में पूरा डूबा रहता है, जलमग्न, जल के अंदर डूबा रहेगा। ऐसी अपना जब कहानी सांस की होगी तो जल से ही सब कुछ ग्रहण कर लेता है। जल में ही जो घुले हुए रहेंगे वो घुलित अवस्था में ही खींच लेगा, अपना पूरे शरीर को मिल जाएगा इसका पोषण जल से ही। जल के अंदर जो भी कुछ खाने पीने वाले पोषक तत्व होंगे उन सबको ये खींच लेगा अपने शरीर में। ये हाइड्रिला भैया, इसका नाम है हाइड्रिला। तुमने कैसा कर दिया लीला हाइड्रिला, तुम तो कहानी ही बदल दिया, पौधा का जज्बात ही बदल दिया। क्योंकि पौधा तो कहता है कि रंध्र रहनी चाहिए, लेकिन तुमने तो ऐसा किया ही, तुम्हारा नाम ही हो गया हाइड्रिला। तुमने तो कर ही दिया ऐसा लीला, है ना। तो ये थोड़ा ऐसा लीला किया कि नाम ही इसका बदल गया ना। तो इस बात को समझिएगा ट्रिक खतरनाक तरीका से। श्वसन की क्रिया किसमें होनी चाहिए, आ गया ना कहानी, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं भैया, हाँ सही है, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया दिया ही है। श्वसन की क्रिया किसमें होती है, पूरी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें दिक्कत होता था, ऊपर हम लोग कहे थे ना। सांस लेने और छोड़ने की बात को क्या कहेंगे, सांस लेना और छोड़ना समझ में आ रहा है क्या। सांस खींचते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो इस बात को हम लोग क्या बोलेंगे, श्वासो उच्छ्वास, श्वासो उच्छ्वास। थोड़ा सा बोलने में यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत होगा, एक बार यहाँ से यहाँ पुकारे, श्वासो उच्छ्वास। समझ में आ रहा है क्या, श्वासो उच्छ्वास, ये सांस छोड़ने लेने की प्रक्रिया का नाम है श्वासो उच्छ्वास। ठीक है, आगे बढ़े। तो हमें लग रहा है कि अब समाप्त भी होना चाहिए, क्योंकि 30 प्लस सब्जेक्टिव है। तो कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए, मार दीजिएगा कमेंट। हाई वाला नहीं मार देंगे क्या, कि पीछे एक बार पढ़े भी हम लोग हैं। और ही कुछ है, कोशिका का पावर हाउस, चलो ना भाई खत्म हो। चलिए ये हो बता दीजिएगा, कोशिका का पावर हाउस तो पढ़ भी किए हैं। तो कुल मिलाकर इस क्लास का हम लोग लगभग 30 प्लस सब्जेक्टिव किए, और हमें उम्मीद है कि श्वसन चैप्टर का कुछ तो ऐसे ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में गए होंगे जो आने वाले एग्जाम में भाई आप यहाँ से कुछ करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।